किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आपके दर पे भरे या दिलाए हैं हम, आपके दर पे भरे या दिलाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। सवाली गया आपके दर पे कोई न खाली गया। ओ हबीबे हसी पर भी आका नजर, ओ हबीबे हसी पर भी आका नजर। वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में। निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, हमें हयात ना खौफे कज़ा मदीने में। बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में, न
नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ दीने चले, इसी महीने चले। ओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सुना मुलाजिम हुसैन, इसलिए मुझे तारुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। सरहदों से पार उनकी आवाज़ को सुना जाता है, पहचाना जाता है, उनसे प्यार किया जाता है। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज 7वां दिन में मुलाजिम हुसैन साहब और उनकी टीम हमारी मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। जी थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम का भी फिर बाद में तारुफ़ कर दे, लेकिन जो पहला सवाल जो जहन में आता है आपकी शख्सियत और फ़न को देखते हुए, इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं? गज़ल भी गा लेते हैं, अभी हमने नात जो मुज़ाहरा आपने किया वो भी एक एक्सट्रीम पे आप उसको लेके गए हैं जी। आप पॉप भी गा लेते हैं, कवाली भी गा लेते हैं। चाहूँगा कि आपकी शख्सियत और फ़न में इतनी ज़्यादा हमजहत चीज़ें किस तरह जमा हुई? बस सबसे पहले तो मेरे अल्लाह ताला का ये करम है और माँ बाप की दुआएं हैं। मैं कोई इतना कोई वो नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं कोशिश, बहुत ही अच्छा मैं कोशिश कर सकता हूँ। इंसान अपनी कोशिश कर सकते हैं बस। तो आपको अच्छा लगा, मेरी ये कोशिश थी। मैं चाहूँगा कि आप, बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें फ़ख्र है, आप पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत हैं, लेकिन आपसे आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। और इस नशिस्त में हम नाज़रीन मुलाजिम साहब से फरमाइश भी करेंगे, उनके फ़न के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ इब्तिदा में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश रावलपिंडी की है, यहाँ से आप पढ़े हैं, और जो मौसीक़ी का फ़न आपने यहाँ से सीखा है, आपका बाकायदा कोई आपने सीखा भी है कि नहीं? मौसीक़ी का जो फ़न है ये हमारे घर में है, हमारी म्यूज़िक में मतलब हमारे घर में ही सारा मतलब म्यूज़िक है जी। तो मैं खासा मेडिसन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। रेशमा जी बहुत बड़ा नाम जी जी। और बस 8 साल की उम्र से ही स्टार्ट लिया। सभी लोग कहते हैं 8 साल की, मैंने सच्ची मुच्ची 8 साल की उम्र से स्टार्ट ली है। तो सबसे पहले मेरे उस्ताद जी जो मेरे चचा हैं, मैंने उनसे सीखा। असलम परवेज़ उनका नाम है, तो ये उनकी बस दुआएं हैं। तो बस ये सिलसिला शुरू रहा। और शुरू से आपकी पैदाइश पिंडी में है, फिर आप यहीं पे ही? पैदाइश तो मेरी फैसलाबाद से है। अच्छा। हाँ, फैसलाबाद से मेरी पैदाइश है। और जो मेरा मतलब फिर उसके बाद हम रावलपिंडी में मूव कर गए, मतलब इधर आ गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा बस। फिर आपके सामने ही सारा कुछ। ग़ालिबन जो एक सवाल जो बार बार आपसे पूछा भी गया है और हमारे देखने वाले भी उसी सवाल के बारे में इंतज़ार में होंगे, जो हिंदुस्तान में आपको फ़न का मुज़ाहरा करने का जो मौका मिला और पाकिस्तान का आप नाम रोशन करके आए, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े नाम, और वहाँ पे पाकिस्तान से गए हुए एक नौजवान, और फिर वहाँ से फाइनलिस्ट हो के आना, एक एजाज़ के साथ आना, वो तजुर्बा जो था आपका, उसके बारे में हम दोबारा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई म्यूज़िक एकेडमी नहीं है, कोई सिखाया नहीं जाता। कुदरती टैलेंट है, क्योंकि हमारा जो टैलेंट सारा वो नेचुरल है, वो लोग सीखते हैं। फिर ये पाकिस्तान का ये मुकाबला था, बहुत बड़ा मुकाबला था। उन लोगों से जीत के आना, मैं तो कहता हूँ कि वो लोग जो है वो एक उनकी एकेडमीज है, वो सीखते म्यूज़िक को। हम नेचुरल सिंगर थे, सीखा हुआ नहीं था हमारे अंदर। मतलब कुछ लोग सीखे थे, कुछ नहीं थे।
अगर बात की जाए तो वो एक प्रोफेशनली गाने बजाने को वो करते हैं। तो उन लोगों से सीख कर आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को जितवाया। बहुत कुछ सीखा वहाँ से। बड़े बड़े जजेस के सामने गाना, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी बात होती है। पहले तो डर ही इतना लगता है बंदे को कि सामने इतने बड़े जजेस बैठे हुए, कैसे गाऊंगा मैं, कैसे परफॉर्म करूंगा। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, तो ये बड़ी एक जिम्मेदारी थी हम लोगों पे। आपको कैसा लगा जब सुरक्षेत्रा जब उसमें आपको कहा गया और आपकी सिलेक्शन हुई, वो प्रोसीजर क्या था? किस तरह आपको इन्फॉर्म किया गया? यहाँ पे उनकी सिलेक्शन का क्या तरीक़ाकार था? और फिर इंडिया जाना, फिर प्रोग्राम रिकॉर्ड करना, बड़े बड़े नामों से आपका बराह रास्त मिलना, वो कैसा लगा था? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, जिमी अत्रे उनका नाम है, सिंगर है, बहुत बड़े पाकिस्तान के मशहूर सिंगर है। मैं पियानो प्ले करता था पहले। अच्छा। तो मैं उनके साथ एक शो पे था, तो ट्रैवलिंग के दौरान मैं वो जिमी साहब जो थे वो गा रहे थे, तो गुनगुना रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ गुनगुनाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, यार मुलाजिम हुसैन तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो यार, तो तुम गाते क्यों नहीं? मैंने कहा सर बस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे मैं गाऊँ। तो कहा यार मैं किसी जगह पे आपका नाम दूंगा, आपने जाके ऑडिशन देना है। ओके। तो उसने मेरा नाम डाला था, ये जो सुरक्षेत्र में ये मैं ऑडिशन हुई थी। तो फिर मैं F7 में ऑडिशन देने के लिए गया, वहाँ पे रुस्तम जी थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर फाइनल ऑडिशन मेरा लाहौर में था, और सबसे पहले जो बंदा था जिसने वेट किया वो मैं था, वहाँ पे जो बैठा हुआ था। अच्छा। एली ऑडिटोरियम में लाहौर में। सुबह का 6 बजे का टाइम था, मैं इंतज़ार कर रहा था। और फिर आतिफ असलम पाकिस्तान की तरफ से, रूना लैला और आशा भोसले, फिर बड़े बड़े नाम जो जज थे, ग़ुलाम अली साहब बजाते ख़ुद, आबदा परवीन जी, इन सब के सामने जाना वो तो ख़ुद एक एज़ाज़ की बात तो होती ही है, लेकिन उनके सामने परफॉर्म करना और आपके जज जब इतने बड़े बड़े नाम हो, कितना प्रेशर था आप पे? प्रेशर तो बड़ा होता है। देखिए एक सीनियर आर्टिस्ट आपके सामने जब बैठा हो तो आप कैसे गाएंगे? आप पहले तो आप देख के डर ही जाएंगे कि, लेकिन फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर अल्लाह ताला का नाम लेके स्टेज पे जाना, फिर अपने आप को कंट्रोल रखना कि बस इनकी दुआओं से, बड़ों की दुआओं से वहाँ पे गाना होता है ना, तो अपने आप को बड़ा संभाल के वहाँ पे परफॉर्म किया। मतलब मेरी पोजीशन ये होती थी कि जजेस सामने बैठे हुए तो मैं उनकी तरफ देखता नहीं था गाते हुए, मैं अपनी पोजीशन यूँ कर लेता था यूँ सामने, ताकि उनका प्रेशर मेरे ऊपर ना पड़े। यानी अपने टैलेंट पे और खुदा पे भरोसा था, और आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया। इज़्ज़त एहतराम तकरीम अपनी जगह, लेकिन आपको कोई ऐसा खौफ, कोई डर नहीं था? और कोई खौफ नहीं था। आपको पता था कि आपने जाना भी है और छा जाना भी है। यस, देखिए ये म्यूज़िक है एक ऐसा काम है कि ये अगर आप डर के करेंगे ना तो अच्छा करेंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके सुर हो सकता है बिखर जाए। इसको आपने ज़रा स्मूथ होके जाना है, क्योंकि सुर का मामला है ना। यानी मौसीकी जो है वो अदब का मुतकाज़ी है, आपसे अदब का तकाजा करती है। इसका पहला असूल जो है म्यूज़िक का, वो सबसे पहला असूल अदब है। वाह वाह। अगर आप में अदब नहीं तो आप म्यूज़िक नहीं सीख सकते। वाह वाह, क्या बड़ी बात आपने कह दी। मुलाजिम भाई, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, लेकिन अपनी टीम का नाजरीन के साथ तारुफ हो जाए तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे साथ ये जो गिटारिस्ट पे हैं हमारे अशोक साहब है, वाह, बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं। बिल्कुल, मुज़ाहिरा हमने देख लिया, आपने देखा ही है और सुना भी है। ये हमारे जोगी साहब है, चूँकि आपके सामने ये तो बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद कैसर साहब हमारे जो ड्रमर है। सब आपकी टीम भी आपकी तरह माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है। आपने रेशमा जी का जिक्र किया और मेहदी हसन साहब का जिक्र किया, तो क्या ख्याल है इन दोनों में से? हम दोनों की फरमाइश करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के दोनों बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद के हिसाब से हमें कुछ पेश करें तो बड़ी मेहरबानी। दोनों ही बहुत बड़े नाम है। आपने मुश्किल फरमाइशें मुझे डाल दी हैं। दोनों का सुनेंगे। खासा मेहदी हसन जो है ना, वो समझ ले कि अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल बनाया है, उनको कोई नहीं गा सकता। बिल्कुल, वो जो गा कर चले गए वो अब बरसगीर में तो क्या, मेरे ख्याल में दुनिया में उनके मुकाबले का कोई फनकार ना पैदा हुआ है ना हो सकेगा। ऐसे लोग, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा एक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या बात कर सकता हूँ उनके बारे में।
इतने बड़े लोग थे वो। लेकिन हम ट्रिब्यूट तो उन्हें पेश कर ट्रिब्यूट सकते देंगे हैं। बिल्कुल, मैं उनके लिए उनको ट्रिब्यूट देंगे। उनका एक गाना है, गज़ल है उनकी, वो सुनाऊंगा। उससे पहले रेशमा जी का एक सॉन्ग है, वो मैं जी ज़रूर ज़रूर। रेशमा जी का क्या सुना रहे हैं? लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, बिल्कुल। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई है, है मौत ना आई तेरी क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। चार दिना दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई। हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। हाय लंबी जुदाई। ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े। दिन से दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े। हिजर की ऊंची, हिजर की ऊंची दीवार, हिजर की ऊंची दीवार बनाई। हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। आए लंबी जुदाई। बाग उजड़
पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। कोयल की कूक ने हुक सुनाई, हाँ लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार मेरा बड़ी लंबी जुदाई, हाय लंबी जुदाई। वाह वाह वाह। रेशमा जी का ज़िक्र हो रहा था और उससे पहले हमने मेहदी हसन साहब का ज़िक्र किया, लेकिन एक इससे रिलेटेड एक दूसरा पहलू जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, टैलेंट फ़न की कदर पाकिस्तान में जीते जी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो एक शायर ने कहा ना कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, वो अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। तो ये जो जिनके बड़े बड़े नामों का हमने ज़िक्र किया, रेशमा जी हो गई, मेहदी हसन खान साहब हो गए, ये ऐसे बड़े नाम थे कि इन्होंने जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती से दुनिया से अपने आप को मनवाया। लेकिन जो ओवरऑल आप जैसे हो गए हैं टैलेंटेड लोग जो हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत सारे और भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी फ़न की कदर उस कदर जीते जी नहीं हो पाती जिस तरह उनके मरने के बाद उनको एजाज़ात से नवाजा जाता है। क्या बस हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे मुल्क में यही होता है कि मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में ना सोशल मीडिया था, आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के टैलेंट आ ही जाता है सामने। उन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की थी। खास आपका इंटरव्यू मैंने सुना है कि 40 साल रियाजत करने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए गाने के लिए। 40 साल एक अरसा होता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है उसमें। तो 40 साल के बाद वो मौसीकी में उन्होंने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा उन्होंने। तो उन्होंने जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, वो कोई नहीं कर सकता। दूसरा ये कि हमारे मुल्क में होता ये है कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है ना, बस ठीक है, जब वो मर जाता है ना तो उसके बाद यार बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा एहसान किया। जब वो जिंदा होता है उसकी कोई कदर नहीं होती है, मरने के ऊपर। यानी आप इस बात से या इस तासुर से इत्तेफाक करते हैं कि जीते जी बहुत कम लोगों को। डेफिनेटली जीते जी इंटरव्यू पे नहीं बुलाते लोग, जीते जी इंटरव्यू पे नहीं बुलाते, क्या इसका नाम ना हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्या हमारा माशरा जो है फ़न से नाशना है, कदर शनास नहीं है? वजूहात क्या है? वजूहात मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं कोई गड़बड़ेशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या मामला है। इसको ठीक करना चाहिए। हम इस चीज़ को, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो बड़े मासूम होते हैं, बिल्कुल इनको बुलाना चाहिए, इनको बार बार बुलाना चाहिए। अभी देखे इतने अरसे के बाद मेरी याद आ गई आप लोगों को। इतने दिन कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्यों नहीं पूछ रहा था? ये मेरा एक सवाल है ना कि मुझे ये बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि जब कोई मर जाता है ना बंदा, फिर आके जियो न्यूज़ भी आ जाती है, वो भी आ जाता है, फलां ये हो गया जी, वो मीडिया को याद आ जाता है, मीडिया को सारा कुछ याद आ जाता है। यार जिंदा आर्टिस्ट है, उसकी कदर करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करते हैं। और आपके सामने हमने तो पाकिस्तान को, यानी टैलेंट की कोई इंतहा नहीं है पाकिस्तान में। हर तरफ अगर आप फ़नी मूसीकी को देखे, आप मुसव्विरी को देखे, हर जगह पे फ़न भरा पड़ा है हमारी सोसाइटी में, भरा पड़ा है फ़न। हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो पेंटर्स हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, हम उन लोगों को आगे नहीं लेके आते। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, अब मैं क्या बात करूं, मतलब हर बंदा ये कह रहा है बस मुझे मेरा काम अच्छा हो जाए, ये पीछे रह जाए बस। ठीक, खान साहब की बात तो हो रही थी, मेहदी हसन खान साहब की, उनकी हवाले से आपका एक निस्बत भी है, ख़ानदानी उनसे आपका रिश्ता भी है और नाम भी इतना बड़ा है। जब भी मौसीकी
कोई भी महफ़िल हो और मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट हम पेश ना करें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बिल्कुल, और उनको गाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इनका क्या बताऊं मैं कि वो उनको नहीं, आप मुश्किल काम में वैसे भी आपको हाथ डालना ज़्यादा पसंद है, तो हम आपसे। आपको कैसे पता चला? नहीं, वो आपके अंदाज़ा हुआ है ना, 2-3 जो आपने आइटम पेश किए हैं और आपसे गुफ्तगू का और आपका फ़न इतनी अरसे से हम देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं, तो उसमें तो हमें यही लग रहा है कि मुश्किल चीज़ें आप गाते हैं, मुश्किल काम में हाथ डालते हैं। सच्ची बात जो है, मैं दूर दूर तक उनके करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम ट्रिब्यूट, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ट्रिब्यूट तो उनको एक ट्रिब्यूट तो पेश कर सकते हैं। तो ख़ान साहब का कोई पसंदीदा, आपका जो पसंदीदा कलाम हो। बहुत सारे लोग ख़ान साहब के उस फ़न के हवाले से इतने ज़्यादा वो उन्होंने गाया है और इतना अच्छा गाया है कि अब बहुत सारे कुछ ऐसे उनके कलाम है कि वो ज़ुबान ज़द आम है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कुछ अलग सा हमें सुनाएं उनका। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा अलग सा सुनाने की। ख़ान साहब की गज़ल बहुत खूबसूरत गज़ल है और मुझे बहुत पसंद है वो गज़ल, क्योंकि ख़ान साहब की अपनी कंपोजिशन है, उन्होंने खुद कंपोज की है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको। इनायत तो सागा बनी सारे गारे निरे सा, सागा बनी सारे गारे गा गारे पारे गारे नी पगरे गा पा रे गारे सा 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 नि रे ध ब ध ब ध म ब ग ग म ब ग म रे ग रे रे सा, सागा बनी सारे गारे पारे गारे नी पगरे। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे जिंदगी को ना बना ले जो सजा मेरे जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को ना बना ले जो सजा मेरे बाद हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे बाद जिंदगी को ना बना ले जो सजा मेरे बाद।
किसके आने किसके आने की करेंगे वो सजा मेरे बाप हौसला देना इन्हें मेरे खुदा मेरे बाप जिंदगी को ना बना ले जो सजा मेरे बाप। वाह वाह जी, क्या बात क्या बात। मैं चाहूँगा कि कुछ आपसे मज़ीद भी इस हवाले से बात कर लूँ। आप गाते तो बहुत कुछ हैं, आप गज़ल भी आपका हमने कमाल देखा, उस पर भी आपको अल्लाह ने कुदरत दी हुई है, आप कमाल का गाते हैं, कवाली भी कर लेते हैं। उससे पहले हमने देखा कि आप पॉप हर चीज़ कर लेते हैं। आपका पसंदीदा पर्सनली आपको कौन सा सन्फ मौसीकी का अच्छा लगता है? जॉनरा जो आप कह रहे हैं जी, मुझे जो गाना जो है ना वो ज़्यादा लव सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। ठीक। मतलब लव सॉन्ग और सूफीज़म सूफीज़म मुझे पसंद है। मेलोडीज और मेलोडीज, ओके, सुर से भरी जो चीज़ें हों, ठीक। जिसमें एहसास हो, जिसमें सुर हो और गाते हुए अच्छा लगे। मतलब तो पर्सनली आपको मेलोडीज ज़्यादा पसंद है और फिर उसके बाद सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड चला है मुलाजिम, हर बंदे ने बाल बढ़ा लिए हैं, कुछ 2-3 कड़े शड़े डाल लिए, कानों में बालियाँ कर ली और सूफ़ी बन गए और सूफ़ी गा रहा है। ये किस तरह हम जान सकते हैं कि कौन सूफ़ी सॉन्ग का सही हक़ अदा कर रहा है? आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में बहुत लड़के जो नए यंगस्टर है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में जिसको सूफ़ी सॉन्ग क्लेम किया जाता है, सूफ़ी म्यूज़िक जो क्लेम करते हैं, उसमें से आप किन किन लोगों को ये दर्जा देते कि वो सूफ़ीज़म या सूफ़ी सॉन्ग का वो हक़ अदा कर रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बाल बढ़ाने से या कड़े शड़े पहनने से या अंगूठी पहनने से सूफ़ी नहीं बन जाता है। सूफ़ी बनने के लिए अंदर से सूफ़ी होना चाहिए। चाहे आप पैंट कोट भी पहने, लेकिन आपके अंदर सूफ़ी होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को आप? तो सूफ़ी होने के लिए स्टाइल ये चीज़ें मैटर नहीं करती मेरी नज़र में। अगर आप देखें तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, जो बड़े लोग थे, पुराने लोग थे, वही हैं सूफ़ी, वही अच्छा गा रहे हैं। जैसे हमारी लेजेंड बहुत बड़ी हमारी उस्ताद जिन्हें मैं समझता हूँ, मेरी वो उस्ताद हैं आबिदा जी, वो सूफ़ी है। आजकल के जो मतलब आपने आजकल के हिसाब से पूछा जी है, जी, मैंने इसरार जो नौजवान इसरार अच्छा है, अच्छा गा रहा है, सूफ़ी इसरार अच्छा सूफ़ी गाते हैं। और बाकियों में जो लेजेंड्स है उसमें आप आबिदा जी को समझ, खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ठीक। तो आप ज़्यादा तकलीद जो करते हैं या ज़्यादा सूफ़ी आप कह रहे हैं कि आप भी गाते हैं और हमने सुना, आपको सुना भी है सूफ़ी गाते हुए, आप पर्सनली ज़्यादा जो है आबिदा जी को गाते हैं, खान साहब को ज़्यादा गाते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ज़्यादा गाते हैं? आपको ख़ुद ज़ाती तौर पे किसको ज़्यादा फॉलो करना अच्छा लगता है? मैं सबसे प्यार करता हूँ, आबिदा जी से भी, खान साहब मेहदी हसन से भी, मैडम से भी, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से भी। ठीक है, मैं फिर अपने सीधा अपने मतलब ही पे आ जाता हूँ कि आपसे सूफ़ी हम सुनना चाहते हैं, किसका सुनाएंगे? सूफ़ी जो हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनका एक पंजाबी उनकी एक कवाली है, वो मैं ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ जी। इश्क दे रोग दा किथे ना दारू, ए इश्क दे रोग अवलड़े अकलां
शक्ला वाले किते इश्क ने कमले चले रुसवाइयां ते ख्वारियां बाजो इश्क दे कुछ नहीं पल्ले ओ बर्बाद होवे हाफिज जो कर इश्क दे मल्ले किते इश्क दा रोग नाला बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी जिंद बख्ता विच ना पा बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी जिंद वक्ता विच ना पा बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी तंद चरखे पानी भुल जाएगी तंद चरखे पानी भुल जाएगी बिच गलियां दे रुल भुल जाएगी बिच गलियां दे रुल भुल जाएगी ए बार न किधरे जा बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी ए किते इश्क दा रोग नाला बैठी आ निशाना इश्क दा जग है निशाना इश्क दा घर घर फसाना इश्क दा घर घर फसाना इश्क दा मंजिल है गहरी इश्क दी मंजिल है गहरी इश्क दी बकरी कचहरी इश्क दी बकरी कचहरी इश्क दी अरशां ते फेरे इश्क दे जंगलां च डेरे इश्क दे अरशां ते फेरे इश्क दे जंगलां च डेरे इश्क दे मन दा रज़ामत लूप दी मन दा रज़ामत लूप दी सुनदा ए गल महबूब दी सुनदा ए गल महबूब दी रखदा अकल नाल वैरे रखदा अकल नाल वैरे रखदा अकल नाल वैरे करदा किसे दा कख नहीं करदा किसे दा कख नहीं कुल्ली दा छड़दा कख नहीं कुल्ली दा छड़दा कख नहीं रखदा अकल नाल वैरे रखदा अकल नाल वैरे कुत्तियां दे चुमदा पैरे चमड़ा लुहाया इश्क ने चमड़ा लुहाया इश्क ने बुल्ला नचाया इश्क ने किते इश्क दा रोग नाला बैठी ए किते इश्क दा रोग नाला बैठी बन चली रोवे हंसेगी आ आ बन चली रोवे हंसेगी आ बन चली रोवे हंसेगी रातां उठ उठ नसेगी रातां उठ उठ नसेगी सुध बुध ना किते गवा बैठी किते इश्क दा रोग नाला बैठी ए किते इश्क दा रोग नाला बैठी ए किते इश्क दा रोग
खूब, बहुत खूब, बहुत ही आला। मुलाजिम भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके फ़न का सफ़र। फिर जब कोक स्टूडियो में दाखिल होता है, वो कुछ यादें हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर करें, और कोक स्टूडियो ने आपके करियर को कितना फ़ायदा पहुंचाया, और ये कितनी अहम चीज़ है नए टैलेंट को सामने लाने में। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़र्क पड़ा और एक नया एक्सपीरियंस था। वन टेक वहाँ पे मैंने गाया, क्योंकि वहाँ पे सारे म्यूजिशियंस, जैसे यहाँ वन टेक चल रहा है, इसी तरह वो भी एक वन टेक रिकॉर्डिंग थी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं इसमें, बस आपने आके कर जाना है। यस। अच्छा, प्लेटफॉर्म की बात हुई तो बहुत शिकायत जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो नए फ़नकार है, उनकी तरफ से पाकिस्तान में यही शिकवा होता है कि यहाँ पे मुनासिब प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं होते। आप भी इस तासुर से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, शिकवा सब लोग करते हैं कि नए टैलेंट को आगे नहीं लेकर आते। ये हर बंदा बात कर रहा होता है टीवी पे बैठ के। जो टैलेंटेड है, जो आपको लगता है कि वाकई ये आगे जाने वाला है, कम से कम उसको तो सपोर्ट करें आप। उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। उसका रास्ता नहीं ये रोकते, लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो, फिर उसका रास्ता कौन रोकेगा। इंसान चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस बंदे को आगे लेके जाना हो वो आगे जाता ही है। आपका कहना ये है कि ये कोई उज़र या कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है तो अच्छा हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यस, अगर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलेगा तो आपका पता कैसे चलेगा कि ये एक अच्छा आर्टिस्ट है। ठीक, अच्छे आर्टिस्ट को अच्छी जगह मिलेगी तो वो अपने आप को बताएगा ना कि मैं इस तरह का आर्टिस्ट हूँ। ठीक। आपके फ़न के सफ़र में कई मोड़ आए हैं। आपने फ़िल्म के लिए भी गाया, आप ख़ुद बता रहे हैं कि आपको मेलोडीज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट म्यूज़िक। जो फ़िल्म का तजुर्बा था आपका, वो उसके हवाले से हमारे देखने वाले ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वो तजुर्बा कैसा रहा था, और वो सफ़र कब हम कह सकते कि उस पे ख़त्म हुआ कि नहीं, ये आपका नुक्ता आगाज़ है। देखिए, जो फिल्म का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है। फिल्म का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें प्लेबैक आपको गाना पड़ता है, तो आपको उसी मूड में गाना पड़ता है। तो हमारे पाकिस्तान में मतलब प्लेबैक सिंगर बहुत कम है। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में तो बहुत थे बड़े लोग जो थे। जी जी। अब नहीं है, उस तरह नहीं गाते, उस फील से नहीं गाते। अब जैसे मैंने कवाली गाई है, आपके सामने है, मैंने उसमें कवाली का अंग डाला है जी। मैंने गज़ल गाई है, कोशिश की है मैंने कि मैं उसमें गज़ल का अंग लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसी तरह आप मेरा गाना जो मैंने प्लेबैक जो गाया है, मैंने रंगया सॉन्ग जो मेरा है लॉर्ड वेडिंग मूवी का, आप उसको उठा के देखें, मैंने उसको स्मूथली गाया है, बिल्कुल उसमें कोई जगह नहीं है, कोई वेरिएशंस उसमें ज़्यादा नहीं है, एक सीधा सीधा फील से उसको गाया है। तो एक हर एक चीज़ की एक डिमांड होती है, उसको आपको उसी स्टाइल से गाना पड़ता है। ठीक, तो लॉर्ड वेडिंग में जो आपने गाया था, वो उसके बाद मैं जो पूछना चाह रहा था कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं या आप सोच रहे हैं, आप दस्तयाब है फिल्म के लिए भी? देखिए, मैं तो रेडी हूँ, तैयार हूँ, कोई मुझे कहे अगर गाए, मैं तैयार हूँ गाने के लिए। ठीक, लेकिन सवाल ये होता है कि मैं उनकी आस करके तो नहीं बैठ सकता ना। मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, अपने सूफीज़म पे काम कर रहा हूँ, अपने गानों पे काम कर रहा हूँ। ठीक, वो कहेंगे तो मैं उनके लिए ज़रूर गाऊंगा, अपने पाकिस्तान की मूवीज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए। मैं तो गाने के लिए बैठा हूँ। OSTs भी आपकी बहुत सुपर हिट रही, ड्रामा के लिए आपने प्लेबैक जो गाया है, वो तजुर्बा कैसा रहा? और उसमें जो आपको जो मौका मिला, क्योंकि आजकल बहुत सारे हमारे जो सिंगर हैं नए जो है, स्पेशली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी उनसे गाने गवाए जा रहे हैं, तो आपका जो तजुर्बा OST में रहा वो कैसा था? मेरा तजुर्बा OST में वैसा ही था जैसे फिल्म का गाना किया था मैंने। कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि फ़िल्म और ड्रामाज ये एक ही है ना, क्योंकि वो थोड़ा बड़े स्क्रीन पे, ये छोटे ज़रा, तो आपके सामने ही है। फिर अल्लाह ताला ने ये गाना जब मैंने गाया तो फिर शान पाकिस्तान का अवार्ड मुझे मिला। जी जी। इस अवार्ड से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। ये OST ही के नहीं, लॉर्ड वेडिंग के साथ रंगिया सॉन्ग जो मेरा है, रंगिया पे आपको शान पाकिस्तान अवार्ड से ना अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, आखिर में मैं अपने देखने वालों से अपने तौर पे इजाज़त ले लूँगा, आपका शुक्रिया के साथ, आपकी पूरी टीम के शुक्रिया के साथ, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई आइटम, जो भी आपको और आपकी टीम की कोई पसंदीदा कोई आइटम हो, वो हमें ये सारे मेरे पसंदीदा ही थे जो
मैंने आपको सुनाए, लेकिन इसके अलावा और पसंदीदा मैं सुना देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो सुनाए। और मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, और मुलाजिम हुसैन साहब से हमने जो दरख्वास्त की है वो अपनी मर्ज़ी का और एक सॉन्ग, एक ट्रैक, जो भी हम ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, उनसे सुनने की हम गुजारिश करेंगे।